नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9th की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 जो हमारे चैप्टर नंबर 5 है। और आज हमारे जो चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ। ठीक है, पहले आपको बताते हैं। सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में पता लगाया था। उन्होंने कार्क की एक पतली काट के अवलोकन पर का रॉबर्ट हुक ने पाया कि इनमें एक अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ जिसकी संरचना कैसी थी, मधुमक्खी के छत्ते के जैसे प्रतीत होती थी। कार्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। सन 1665 में इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। आपको बता दें, रॉबर्ट हुक ने 1665 में अपने से जो सूक्ष्मदर्शी बनाए थे, उसे सूक्ष्मदर्शी से देखे थे कोशिका के वृक्ष की छाल से। आपको बता दें कि रॉबर्ट हुक ने इस प्रकोष्ठों को कोशिका क्या कहा, प्रकोष्ठों को कोशिका कहा। आपको बता दें, कोशिका का अर्थ जिसका लैटिन में अर्थ होता है, छोटा सा कमरा। क्या होता है? छोटा सा कमरा। उपरोक्त घटना छोटी तथा अर्थहीन लगती होगी, लेकिन विज्ञान के इतिहास में यह बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इस प्रकार सबसे पहले हुक ने देखा कि सजीवों में अलग अलग एकक होते हैं। इन एककों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में भी आज भी इसको जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का आज तक उपयोग किया जाता है। आपको बता दें, आओ कोशिका के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, कोशिका के बारे में आगे पढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है सजीव किससे बने थे, इसके बारे में बोलेंगे। पहले क्रियाकलाप थोड़ा देख लेते हैं। प्याज का एक छोटा सा टुकड़ा लो जो चिमटी की सहायता से हम प्याज की अवतल सतह की ओर भीतरी सतह की ओर झिल्ली उतार सकते हैं। इस जैसे हम कोई प्याज लेते हैं, प्याज को जो अंदर का छिलका जो होता है उसको उतार लेंगे। इस झिल्ली को तुरंत पानी वाले वाच ग्लास में रख लेते हैं। इससे झिल्ली मुड़ने अथवा सूखने से बच जाएगी और हम झिल्ली से क्या करेंगे, उसकी जांच करें। कांच की एक स्लाइड लो और इस पर पानी की एक बूंद डाल दो। ठीक है, स्लाइड लीजिए, एक बूंद डाल दीजिए। एक कांच की स्लाइड लो, इस पर पानी का एक बूंद डालो। अब वाच ग्लास में रखी झिल्ली से इनके छोटे टुकड़ों को इस स्लाइड पर रख दो कि यह ध्यान रहे कि झिल्ली बिल्कुल सीधी हो। क्या हो? बिल्कुल सीधी हो। एक पतला पेंट ब्रश इस झिल्ली को स्लाइड पर रखने में आपकी सहायता कर सकता है। अब इस प्रकार एक बूंद सेफ्रामाइन डालो कि इसे कवर स्लिप से ढक दो और कवर स्लिप को सुई के साथ इस प्रकार रखें जिससे कि इसमें वायु के बुलबुले न आ पाए। अपने अध्यापक की सहायता ले। हमें प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बनाई है। आपको बता दें कि अब हम इससे पहले कम शक्ति वाला तथा उसके बाद उच्च शक्ति वाले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। ठीक है, देखिए जो माइक्रोस्कोप दिखाया गया, इसमें माइक्रोस्कोप देखिए ऐसे होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि क्या आप जो संरचना सूक्ष्मदर्शी को द्वारा देखते हैं उसे कागज पर खींचे जा सकते हैं। संरचना जो माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं उसे कागज पर खींच सकते हैं। जैसे हम माइक्रोस्कोप में प्याज की झिल्ली को देखे थे, तो प्याज की झिल्ली की कोशिका कैसी होती है? ऐसे दिखाई देती है। ठीक है, कैसी दिखाई देती है? जैसे फिगर में दिखाया गया है। अब हम विभिन्न आकार वाली प्याज की झिल्लियों की अस्थायी स्लाइड बनाएंगे। हम क्या देखते हैं कि क्या हम एक समान संरचना को देखते हैं अथवा भिन्न। आपको पता है ये संरचना क्या है? ये सभी संरचना एक जैसी दिखाई देती है। क्या होती है? ये सभी संरचना एक जैसी दिखाई देती है। ये सभी मिलकर एक बड़ी संरचना बनाते हैं। जैसा एक बड़ी संरचना बनाते हैं।
संरचना बनाते हैं, जैसे प्याज। इस क्रियाकलाप में हम पता चलता है कि विभिन्न आकार के प्याज में सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर एक जैसी संरचना दिखाई देती है। अब किसी भी साइज का प्याज उसमें क्या एक ही जैसी संरचना दिखाई देती है। प्याज की एक झिल्ली की एक कोशिका एक समान। प्याज के आकार में इसका कोई भी संबंध नहीं है। एक छोटी संरचना जो हम देख रहे हैं, शकलकंद प्याज की मूलभूत इकाई है। मूलभूत क्या इकाई है? इस संरचनाओं को कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? इन संरचनाओं को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। न केवल प्याज ही बल्कि जितने भी जीव जंतु है अपने आसपास देखते हैं, हम अपने आसपास देखते हुए सभी भी कोशिका से बने होते हैं। जैसे कि सिर्फ प्याज ही नहीं, हमारे पास जितने भी जीव जंतु कुछ भी है, सभी क्या है? कोशिका से मिलकर बनते हैं। यदि कुछ जीव एक कोशिकीय भी होते हैं, बता दें बहुत से कुछ जीव क्या एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है। आवर्धक लेंस की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका। पहले आवर्धक लेंस की खोज, उसके बाद क्या हुआ? सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका। यह पता चला कि एकमात्र कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव है। एकमात्र कोशिका संपूर्ण में क्या एक जीव है। जैसे हम आपको बताते अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम तथा बैक्टीरिया हो सकती है। कौन कौन? आवर्धक लेंस से पहले क्या हुआ? सूक्ष्मदर्शी से पहले सूक्ष्मदर्शी की खोज के पहले आवर्धक लेंस को खोजा गया। उसके बाद क्या हुआ? सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका। यह पता चला कि एकमात्र कोशिका, जब सूक्ष्मदर्शी देखा गया तो पता चला कि एकमात्र कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव है। जैसे क्या है? अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम तथा बैक्टीरिया ये क्या है? संपूर्ण जीव है। इन सजीवों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इनका पूरा शरीर सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बना होता है। इसके अतिरिक्त बहुकोशिकीय जीव अनेक कोशिकाओं से समित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। जैसे हम आपको बता दें कि बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं मिलकर विभिन्न कार्यों एक कोशिकीय कहते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कोशिका समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करनी होती है, विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। विभिन्न कार्यों को संपन्न करने होती है, विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। इसके कुछ उदाहरण जैसे फंजाई, कवक है, पादप है, जंतु है। जंतु क्या है? बहुकोशिकीय मिलकर निर्माण हुआ है, बहुकोशिकीय में आते हैं। पादप भी क्या बहुकोशिकीय, फंजाई में बहुकोशिकीय में आते हैं। ठीक है। क्या हम कुछ और एक कोशिकीय जीवों के विषय में पता कर सकते हैं? जैसे आपको बता दें, प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिका से विकसित होता है। मतलब प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिका से ही विकसित हुआ है। कैसे? एक कोशिका विभाजित होकर अपनी ही जैसी कोशिका बनाती है। क्या बनाती है? एक कोशिका विभाजित होकर अपने ही जैसे कोशिका बनाती है। इस प्रकार सभी कोशिका अपने पूर्ववर्ती कोशिका से क्या होती है? उत्पन्न होती है। जैसे प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक ही कोशिका से विकसित होते हैं। प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक ही कोशिका से विकसित है। जैसे कैसे होते हैं? कोशिका विभाजित होकर अपनी ही जैसी कोशिका बनाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती पहले वाली कोशिका से क्या होती है? उत्पन्न होती है। कोशिका का खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने पता लगाया था। तो इससे पहले थोड़ा रॉबर्ट हुक के बारे में पढ़ ले। आपको बता दें कि कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1662 में लगाया था। इसने कोशिका को कार्क के एक पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। आपको बता दें, ल्यूवेनहॉक ने 1674 में सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका का पता लगाया। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। और वो कहते जे प्रुकंज ने 1839 में कोशिका में स्थित जैविक पदार्थ द्रव्य का नाम दिया था। ठीक है। और दो जीव वैज्ञानिक एमंड स्लाइडेन और टी स्वान ने कोशिका के सिद्धांत का विषय में पता लगाया। दो जीव वैज्ञानिक एम स्लीडन और टी स्वान ने
टी श्वान ने 1918 एम स्लीडर ने और 1838 में और टी श्वान ने 1839 में कोशिका का सिद्धांत के विषय में बताया। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिका से बने होते हैं और वे जीवन की मूलभूत इकाई होते हैं। आपको बता दें बिरचो ने 1855 बिरचो एक वैज्ञानिक थे, ने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया था। और 1855 में बिरचो ने कोशिका सिद्धांत को क्या था और भी आगे बढ़ाया था। आपको बता 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना तथा बहुत से अंगों को समझाना संभव हो सका। आपको एक क्रियाकलाप में देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया। क्रियाकलाप 5.2 में देखते हैं कि हम पत्ती की झिल्ली प्याज का मूलाग्र अथवा विभिन्न आकार के प्याज की झिल्ली अस्थायी स्लाइड बना सकते हैं। ठीक है, अस्थायी स्लाइड बना सकते हैं। आपको बता दें उपरोक्त क्रियाकलाप करने के बाद निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर आपको बता दें कि क्या सभी कोशिकाएं आकार तथा आकृति की दृष्टि से एक जैसी दिखाई देती है। क्या सभी कोशिकाएं आकार तथा आकृति की दृष्टि से सब एक जैसी दिखाई देती है। दूसरा है क्या सभी कोशिकाओं की संरचना एक जैसी दिखाई देती है। तीसरा है क्या पादप के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली कोशिका में कोई अंतर है। आपको भी कि पादप के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली कोशिका में कोई अंतर है। और चौथा है कि हमें कोशिका में क्या समानता दिखाई देती है। इसके बारे में देखना है। ठीक है, आपको बता दें कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती है। बता दें कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिका भी हो सकती है। निम्नलिखित तस्वीर को देखिए जो नीचे दिखाया गया। ये मानव का कुछ शरीर की कोशिका, ये मानव की कुछ ये रुधिर कोशिका है, ये चिकनी पेशियां हैं। ठीक है, ये तंत्रिका कोशिका। ठीक है, ये हमारी वसा कोशिका, ये शुक्राणु, ये अंडाणु, ये क्या है अस्थि कोशिका होती है। ठीक है, मानव शरीर की विभिन्न कोशिकाएं हैं। ठीक है, कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होती है। कोशिकाओं की आकृति तथा उनके जो कार्य हो उनकी आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होती है। कुछ कोशिका अपना आकार बदलती रहती है। जैसे एक कोश की अमीबा को कहीं से भी इधर से करो उधर से काटो तभी वो क्या अपना आकार ले लेती है, बदलती रहती है, उसका कोई शेप साइज नहीं होता। ठीक है, कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है और कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है। ठीक है, प्रत्येक आकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। जैसे उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है। प्रत्येक जीवित कोशिका जो लिविंग सेल्स है उसमें कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है जो सभी सजीवों का गुण है। सजीवों का गुण है। आपको बता दें कि एक जीवित कोशिका में मूलभूत कार्य कैसे करती है। हम जानते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है जैसे कि मनुष्य में। इसका अर्थ यह है कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। मनुष्य के शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे हम हाथ से किसी को हटाते, पैर से हम चल कहीं जाते हैं, मुंह से हम बोलते हैं। ठीक है, कार्य नाक से हम कुछ को सूंघते हैं और कान से क्या सुनते हैं कोई बात को। ठीक है, जैसे आमाशय भोजन का पाचन है। आमाशय क्या करता है, भोजन का पाचन। इसी प्रकार एक कोशिका में श्रम विभाजन होता है। ऐसी प्रत्येक इसी प्रकार कोशिका में श्रम विभाजन होता है। वास्तव में ऐसी प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट अपघटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है। जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कोशिका के कारण ही होता है। आपको बता दें कि
कि एक कोशिका जीवित रहती है, एक कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य करती है। जब कोशिका जीवित रहती है तो अपने सभी कार्य करती है। ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाती है। कोशिकांग मिलकर क्या बनती है? एक मूलभूत इकाई बनती है जिसे कोशिका कहते हैं। यह बड़ा रुचिकर है कि सभी कोशिकाओं का एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं। सभी कोशिकाओं के एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है उसके कार्य क्या है अथवा ये किस जीव में पाई जाती है। ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक है कोशिका किससे बनी होती है, कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि कोशिका के विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिका के विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें हम क्या कोशिकांग कहते हैं। ठीक है। कोशिका कैसे संगठित होती है? यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो हम लगभग प्रत्येक कोशिका के 3 गुण दिखाई देती है। अगर हम यदि हम देखा कि कोशिका के विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। कोशिका कैसे संगठित होती है? यदि हम कोशिका को अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिका के 3 गुण दिखाई देती है। पहला है प्लाज्मा। ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य। ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य। आपको बता दें कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उसकी बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रिया इन्हीं गुणों के कारण संभव हो पाता है। ठीक है। आपको बता दें कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा कोशिका तथा उसकी बाह्य पर्यावरण के पारस्परिक क्रिया उन्हीं गुणों के कारण संभव हो पाता है। आपको दिखा दे कैसे होता है। ये प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। क्या होती है? प्लाज्मा झिल्ली, जैसे कोशिका झिल्ली जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। ये कोशिका की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली चाहे कोशिका झिल्ली। ठीक है। जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। जो कोशिका के बाहरी घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। जैसे प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर तथा बाहर आने जाने देती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर तथा बाहर आने जाने देती है तथा अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। क्या करती है? रोकती है। कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है। कोशिका में पदार्थ की गति कैसे होती है? पदार्थ कोशिका से बाहर कैसे आते हैं? अब इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। जैसे ये पारगम्यता होती है जिससे प्लाज्मा झिल्ली चाहे कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम्य होती है जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। हम पिछले अध्यायों में विसरण की प्रक्रिया के विषय में पढ़ चुके हैं। हमने यह देखा है कि पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। पदार्थों की जो गति होती है कैसी होती है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। ठीक है। कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया कोशिका में भी होती है। कैसी? कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया कोशिका में होती है जो कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरह होती है। उदाहरण के लिए जब कुछ पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड जो एक कोशिका अपशिष्ट है जिसका निष्कासन आवश्यक है तो कोशिका में एकत्र हो जाती है, उसकी सांद्रता बढ़ जाती है और कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है तो उसका निष्कासन आवश्यक है, कोशिका में एकत्र हो जाती है। जब कोशिका में एकत्र है तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। कोशिका के बाह्य पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कोशिका में स्थित कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता की अपेक्षा कम होती है। जो कोशिका के बाहर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, बाह्य पर्यावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कोशिका में स्थित कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता क्या होती है? अपेक्षाकृत कम होती है। जैसे ही
जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में अंतर आता है तो उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, बाहर निकल जाती है, बाहर नहीं जाती। इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो कार्बन जो ऑक्सीजन बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा अंदर चली जाती है। क्या होती है, बाहर से विसरण अंदर चली जाती है। अंततः कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में गैसों का आदान प्रदान की विसरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कोशिका के अंदर गैसों का आदान प्रदान, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का कोशिका से बाहर निकलना और ऑक्सीजन का कोशिका में जाना ही किसके प्रक्रिया द्वारा होता है, आविष्रण के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। जो जल है, जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। जल में अणुओं की गति जब विभेद ऋणात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उससे पराक्षण कहते हैं। जब जल भी विसरण के नियमों को अनुकूल व्यवहार करता है। जल के अणुओं की गति जब विभेदक ऋणात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उससे पराक्षण कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली में जल की गति जल में घुले हुए पदार्थ की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है। प्लाज्मा झिल्ली में जल की गति जल में घुले पदार्थ की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है। इस प्रकार पराक्षण की क्रिया जल का नेट विसरण एवं विभेदक ऋणात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा उच्च विलय सांद्रता की ओर होता है। प्लाज्मा झिल्ली में जल गति जल में घुले पदार्थ की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है। इस प्रकार पराक्षण की जो क्रिया है ना, जल का नेट विसरण एक विभेदक ऋणात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा होता है जो उच्च विलय सांद्रता की ओर होता है। ठीक है, यदि हम किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका को शक्कर और नमक के विलयन में रखे तो क्या होगा। ठीक है, निम्नलिखित 3 घटनाओं में से एक घटना हो सकती है, कौन से देखते हैं भाई। अगर हम यदि जंतु कोशिका चाहे पादप कोशिका को शक्कर तथा नमक के विलयन में रखें तो क्या होता है। चलिए, निम्न घटना में से 3 घटना होगी, कौन सी होगी पर देखें। 3 घटनाओं में से एक घटना हो सकती है, कौन सी देखें। यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज़्यादा है तो रखा गया है तो जल पराक्षण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयन को अल्प पराक्षण दाबी विलयन कहते हैं। यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम है और जल की मात्रा ज़्यादा में रखा गया है तो जल पराक्षण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला ऐसे विलयन को अल्प पराक्षणी दाबी विलयन कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है। जल के अणु को कोशिका झिल्ली के दोनों ओर जल के जो अणु है कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। आवागमन करने के जल के जो अणु होते हैं कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन के लिए क्या होता है, स्वतंत्र होते हैं। लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा में अधिक होती है। आपको बता दें, जो कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा हो वो कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा से क्या अधिक होती है, जाता है पर कम आता है। ठीक है, इस प्रकार शुद्ध परिणाम यह होगा कि जल कोशिका के अंदर गया, इससे कोशिका फूलने लगी। ठीक है, यदि कोशिका ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता ठीक बराबर हो। ठीक है, यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए कि जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता क्या हो ठीक उसके बराबर हो तो कोशिका झिल्ली में जल में कोई शुद्ध गति नहीं होती। ऐसे विलयन को समपराशरी विलयन कहते हैं। ठीक है, ऐसे विलयन क्या होते हैं, समपराशरी होते हैं। यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता और कोशिका में स्थित जल की सांद्रता क्या होगी उसके ठीक बराबर होगी तो कोशिका झिल्ली में
कोशिका झिल्ली में जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी, ऐसे विलयन को समपराशरी विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? समपराशरी विलयन कहते हैं। जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आता है, लेकिन जल की मात्रा अंदर गई उतनी ही बाहर आती है। इस पर व्यापक रूप से जल में कोई गति नहीं हुई, इसलिए कोशिका के माप में कोई परिवर्तन ही नहीं आया। ठीक है। तीसरा क्या था? यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है, यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है, तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन को अतिपराशरी दाबी विलयन कहते हैं। कहते हैं अतिपराशरी दाबी। ये कहते हैं यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल के सांद्र से अधिक तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगी। जो क्या होगी? जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर हो जाएगी। ऐसे विलयन को अतिपराशरी दाबी विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? अतिपराशरण दाबी विलयन कहते हैं। ठीक है। पुनः जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आ जा सकता है, लेकिन इस स्थिति में कोशिका से अधिक जल बाहर आ जाए तो और कम जल अंदर जाएगा। और देखो, लेकिन इस स्थिति में कोशिका से अधिक जल बाहर आएगा और कम जल अंदर जाएगा, इसलिए कोशिका सिकुड़ जाएगी। कोशिका से अधिक जल बाहर आएगा और कम जल अंदर जाएगा, इसलिए कोशिका सिकुड़ जाएगी। पराशरण इस प्रकार विसरण की एक विशिष्ट विधि है, जिसमें वर्णात्मक झिल्ली द्वारा गति पराशरण इस विसरण का एक विशिष्ट विधि है, जिसमें वर्णात्मक झिल्ली द्वारा गति होती है। ठीक है। हम एक क्रियाकलाप के माध्यम देखते हैं कि एक अंडे को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालकर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालकर उसके कवच को हटा दिया जाए। अंडे को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालकर जो उसका ऊपरी कवच है उसको हटाओ। इस कवच की अधिकोषित कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। उसका अधिकोषित कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है। एक पतली बाह्य त्वचा अब अंडे को अंडे को घेरे रखती है। अंडे को शुद्ध जल में रखो और 5 मिनट के बाद इसका अवलोकन करो तो क्या इस आप देखते हैं इसमें क्या कोई परिवर्तन होता है? और अब अंडा फूल जाता है, क्योंकि पराशरण द्वारा जल अंडे के अंदर चला जाता है। ठीक है। दूसरी क्या है? इस प्रकार एक कवच रहित अंडा नमक के सांद्रित विलयन में रखो और 5 मिनट तक उसका अवलोकन करें। अंडा सिकुड़ जाता है, क्योंकि जल अंडे से निकलकर नमक के विलयन में आ जाता है, क्योंकि नमक का घोल अधिक सांद्रित है। ठीक है। इस प्रकार क्रियाकलाप हम सूखी किशमिश अथवा खुबानी से भी करने का प्रयत्न कर सकते हैं। इसी क्रियाकलाप को हम सूखी किशमिश अथवा खुबानी से भी करने का प्रयत्न कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, एक सूखी किशमिश अथवा खुबानी को केवल जल में रखो और उससे कुछ समय के लिए छोड़ दो। ठीक है। उसके बाद उससे शक्कर अथवा नमक के सांद्रित विलयन में रखो। ठीक है। आप निम्नलिखित अंतर देखेंगे। जब हम उन्हें जल में रखा गया तो वह जल ग्रहण करके फूल जाती है। जब इन्हें सांद्रित घोल में रखा गया तो ये जल से बाहर निकल कर सिकुड़ जाती है। अगर हम कोई सूखी किशमिश लें, ठीक है, सूखी किशमिश को लेते हैं, अगर उसको हम जल में डाल दें तो वो क्या होगा? सुबह फूल जाती है कुछ देर के बाद। और उसके बाद जब हम उसको किसी नमक या चीनी को घोल में डाल दें तो किशमिश क्या होगा? अपनी जो भी जितना अंदर सारा पानी होता है उसको क्या बाहर छोड़ देती है, क्या होती है? और सिकुड़ जाती है। एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीवों तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं पराशरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। ठीक है। एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीव जो होते हैं अलवणीय,
जलीय जीव तथा अधिकांश पादप कोशिका पराशर द्वारा जल ग्रहण करते। पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण पराशर का एक उदाहरण है। जैसे पौधे अपने जो रूट से जो जल का ग्रहण करते वो अवशोषण होता है वो पराशर विधि द्वारा ही होता है। ठीक है, इस प्रकार कोशिका के जीवन में विसरण जल तथा गैसों का आदान प्रदान की प्रक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, कोशिका के जीवन में इस प्रकार कोशिका के जीवन में विसरण जल तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में क्या होता है, भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त विसरण कोशिका की अपने बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में सहायता करता है। विसरण और क्या फंक्शन है, इस कोशिका को अपने बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में भी क्या सहायता करता है। ठीक है, पोषण ग्रहण करने में भी क्या सहायता करता है। कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर आना तथा बाहर निकलने में भी क्या होता है, विसरण ही सहायता करता है। इस प्रकार के परिवर्तन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, आपको बता दें कि प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है, क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड प्रोटीन की बनी होती है। जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो हमारी कोशिका झिल्ली क्या होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है और लचीली होती है। ठीक है, कार्बनिक अणुओं से जैसे लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है और लचीली होती है। प्लाज्मा झिल्ली की रचना हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखकर कर सकते हैं। कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोश के जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से तथा पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में क्या सहायता करती है। ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। कैसे, एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया क्या होती है, मेथड क्या होता है। कोशिका झिल्ली का लचीलापन जो होता है, जो प्लाज्मा कोशिका झिल्ली है जो उसका वो लचीलापन एक कोश के जीवों में कोशिका झिल्ली के लचीलापन के कारण कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में क्या सहायता करते हैं। ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस करते हैं, जो कि यह अमीबा की प्रक्रिया द्वारा होता है। ठीक, अमीबा में होता है। अब हमारा अगला टॉपिक कोशिका भित्ति क्या होती है, सेल वॉल क्या होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। आपको बता दें कि पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। ठीक है, पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः प्लाज्मा झिल्ली किसी पादप कोशिका भित्ति से मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक बहुत ही जटिल पदार्थ है, और यह जो सेलुलोज है क्या बहुत जटिल पदार्थ है और यह पौधों की संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, कठोरता प्रदान करता है। कहते हैं कठोर बनाता है पौधों को, किसको, कठोर पौधों को। जो कोशिका भित्ति है, पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति होती है। जो पादप की कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनती है। सेलुलोज क्या करता है, जो पौधों को, ये बहुत ही जटिल होता है और ये पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है क्योंकि वो कठोर होते हैं। ठीक है, जब किसी पादप कोशिका पराशर द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। कोशिका सहित आंतरिक जो पदार्थ है कोशिका के अंदर का संकुच, इस घटना को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। संकुचित हो जाते हैं, क्या होते हैं, अगर पानी की हानि होती है, मतलब जैसे कोई प्लांट है अगर उसमें पानी ही न रहे तो क्या मुरझाने लगता है। इसीलिए जब कोशिका में यदि किसी पादप कोशिका पराशर द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली के असहित उसके आंतरिक पदार्थ क्या संकुचित हो जाते हैं, संकुचित होते हैं। इस घटना को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। इस घटना को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। हम इस परिघटना को निम्न क्रियाकलाप द्वारा देख भी सकते हैं। चलिए वही क्रियाकलाप को देखते हैं। ये रियो की पत्ती की झिल्ली को पानी में रखकर एक स्लाइड बनाओ। ठीक है, रियो की पत्ती की झिल्ली को पानी में रखकर एक स्लाइड बनाते हैं। एक स्लाइड बनाओ
इसे उच्च शक्ति वाले सूक्ष्मदर्शी से देखो, ठीक है। छोटे छोटे हरे कण दिखाई देंगे, छोटे छोटे हरे कण क्या दिखाई देंगे, इन्हें इलेक्ट्रोप्लास्ट कहते हैं। छोटे छोटे हरे कण दिखाई देंगे जिनको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, इलेक्ट्रो नहीं सॉरी, और क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इनमें एक हरा पदार्थ होता है जिन्हें क्लोरोफिल कहते हैं। देखिए, रियो की पत्ती झिल्ली को पानी में रखकर एक स्लाइड पर बनाओ, ठीक है, एक स्लाइड बनाओ। इस उच्च शक्ति वाले सूक्ष्मदर्शी से देखो, जो छोटे छोटे हरे कण दिखाई देंगे इन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और इनमें से एक इनमें एक हरा पदार्थ होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। इस पर स्लाइड पर शक्कर अथवा नमक का सांद्र विलयन डालो, 1 मिनट में प्रतीक्षा करो और इसे सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से देखो। हम क्या देखते हैं कि अब रियो की जो पत्ती है कुछ मिनट तक जल में उबालो। रियो की पत्ती को कुछ मिनट तक जल में उबालो, इससे पत्तियों की सभी कोशिकाएं मर जाएंगी। अब एक पत्ती को स्लाइड पर रखो और उसे माइक्रोस्कोप से देखो। स्लाइड पर रखी इस पत्ती पर शक्कर अथवा नमक का सांद्र विलयन डालो, ठीक है। 1 मिनट प्रतीक्षा करो और पुनः सूक्ष्मदर्शी से देखो। हमें क्या देखते हैं कि अब जीव द्रव्यों का कुंचन हुआ है। चलिए भैया देखते हैं कि यह क्लास कर लिया, उसको देखते हैं कैसे हुआ है। इस क्रियाकलाप में यह निष्कर्ष निकलता है कि इससे पता लगा कि केवल जीवित कोशिकाओं में ही पराशरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है। आपको बता दें कि इस क्रियाकलाप से यह निष्कर्ष निकला कि इससे पता लगता है कि केवल जीवित कोशिका में जो जीवित कोशिका होगी उसी में क्या पराशरण द्वारा जल की क्षमता होगी, और न कि मृत कोशिकाओं में, ठीक है। पराशरण की प्रक्रिया किसमें, फिर सिर्फ जीवित कोशिका में, न कि डेड सेल्स में, ठीक है। कोशिका भित्ति पौधों, कवक तथा बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन अतः अल्प पराशरदायी विलयन में बिना फटे बनाए रखती है। ऐसे माध्यम से कोशिका पराशरण विधि द्वारा पानी लेती है। कोशिका फूल जाती है और कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालती है। जब कोशिका फूलती है तो कोशिका सेल वालों पर क्या दबाव डालती है, और कोशिका कोशिका के प्रति समान रूप से दबाव डालती है। इसी तरह कोशिका की जो सेल वालों फूली हुई है और कोशिका के प्रति समान रूप से दबाव डालती है। कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिका परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका अपेक्षा से आसानी से सहन कर सकती है। आपको बता दें, जो कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती है। क्या करती है, सहन कर सकती है।